चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया? सर मैंने ग्रेजुएशन अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की 2013। कहाँ से किया था आपने? उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज भुवनेश्वर से। अच्छा, तो फिर आपने इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशलाइज क्षेत्र था आपका, फिर प्रशासन में आने के लिए आपने क्यों सोचा? सर मैं जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे जो दोस्त थे, पीयर ग्रुप थे, उनमें से कई प्रशासन में आने की तैयारी कर रहे और उनके साथ जब मिला उनके बारे में, उससे जब मैंने प्रशासन का क्रिया क्षेत्र देखा, कि कार्य क्षेत्र देखा, डाइवर्सिटी देखा, उनके कार्य का सोशल इम्पैक्ट देखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। पर मेरी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी नहीं होने के कारण और मुझ पर एजुकेशन कम होने के कारण मैंने 2 साल की जॉब की सरकार और उसके बाद थोड़ा सा लाउड होके बोले विपिन, थोड़ा सा लाउड बोले। जी सर। जी सर। तो फिर आपने कौन सा विषय रखा? सर मैंने सोशियोलॉजी रखा है। सोशियोलॉजी रखा। देखिए, कहाँ आप टेक्नोक्रेट हैं और कहाँ समाजशास्त्र में आ गए। तो ये समाजशास्त्र लेने के पीछे आपका क्या रीजन था? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 2 साल जॉब किया था, उसके बाद जब मैं तैयारी करने आया तो मैंने देखा कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर लेता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, शुरू से पढ़ना। और वहीं अगर समाजशास्त्र को देखें तो इसकी सिलेबस छोटी थी और इस पर गाइडेंस भी अवेलेबल था, वहाँ पे सीनियर थे और रिसोर्स भी अवेलेबल था, बहुत सारे मटेरियल कोचिंग्स के अवेलेबल थे। और दूसरी बात, उसके टॉपिक्स को देखने पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो हमारे घरेलू जीवन से रिलेटेड टॉपिक्स था, तो इसलिए मैंने इसके चयन किया। जब सोशियोलॉजी का आपने अध्ययन किया तो बिहार के समाज के बारे में भी आपको पता होगा। तो बिहार के समाज और संस्कृति के बारे में अगर 5 कहें प्रमुख बातें आपको क्या दिखाई पड़ती है तो आप मुझे बताएं। सर अगर बिहार के समाज को देखें तो पहली बात तो यहाँ पर विलेज और रूरल लाइफ काफी ज्यादा है सर। देखा जाए तो 88.7% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो है रूरल पॉपुलेशन। और रूरल पॉपुलेशन होने के कारण जो मॉडर्नाइज वैल्यूज और मॉडर्नाइज जो इंस्टीट्यूशंस है वो वहाँ ज्यादा क्रिएट नहीं होती है। वहाँ पे आज भी कास्ट के समस्याएं बहुत ज्यादा रहती है, जेंडर इक्वलिटी स्ट्रेटिफिकेशन रहता है और एग्रीकल्चर में होने के इन्वॉल्व ज्यादातर पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के कारण बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो पाई है और लोगों में स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में भी काफी कमी है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो बिहार में बिजली के व्यवस्था में सुधार के लिए आपका कोई विजन दिखाई पड़ता है? जी सर, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी सुधार की बात करूँ सर तो इसमें सप्लाई और डिमांड दोनों साइड में काम करने की आवश्यकता है और सरकार काम भी कर रही है। जैसे कि डिमांड साइड में अगर देखा जाए तो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कराया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए अलग ग्रिड एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और वहीं अगर सप्लाई साइड की बात करूँ सर तो वहाँ पर रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, सोलर एनर्जी। आज ही की अगर अखबार की बात करूँ सर तो सारे पार्क, पटना के सारे पार्क को सोलर एनर्जी से चलाने की बात की गई और ऐसे हाइड्रो पावर पर भी फोकस किया जा रहा है। अच्छा, ये समाज का अवमूल्यन हम लोग कहते हैं कि होता जा रहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? माफ कीजिए सर, आपकी मैं आवाज पूरी सुन नहीं पाया, क्या आप रिपीट करें? मैंने कहा समाज का अवमूल्यन होता जा रहा, तो ये जो डिवैल्यूएशन होता जा रहा है सोसाइटी की, तो इसको किस संदर्भ में कहते हैं? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि समाज में जो पहले से वैल्यूज अवेलेबल हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज अवेलेबल, उनमें बहुत ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ने के कारण इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन बहुत ज्यादा है, कई शहरों में ह्यूमन रिलेशनशिप भी बढ़ रहे हैं, जो हमारा रिस्पेक्ट था एल्डर्स के लिए वो भी बहुत ज्यादा घटता ही दिख रहा है। तो इस अनुसार से बोलेंगे तो समाज में देखा जाता है कि अवमूल्यन हो रहा है।
लेकिन अगर पूरी ओवरऑल बात करें तो ये समाज जो है वो उसका नियम है सर कि वो बदलता रहता है, और जैसे-जैसे समाज बदल रहा है वैसे-वैसे उसके वैल्यूज़ भी वो। तो जैसे जैसे समाज बढ़ता है वैसे जी वैसे सर। नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई पड़ता है। तो ये समाज किस रूप में आगे बढ़ता है? इसको बढ़ना माने या हम इसको इसको हम विकृत रूप माने? हम बढ़ना कैसे कह सकते हैं? सर जी सर, अगर कुछ इंसिडेंट्स को देखें सर तो कुछ हैं ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पर दिखता है कि समाज जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, नए-नए वैल्यूज जो हैं वो समाज के हितों के लायक नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए सर तो उसमें मुझे लगता है कि समाज बढ़ रहा है। जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करें या फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनके लिए जो काम किया जा रहा है उसकी बात करें, तो इन सब क्षेत्रों में मुझे लगता है कि समाज आगे बढ़ रहा है सर। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि ऐसे बताते हैं कि ओल्ड हो एज होम, जी सर। अब इसको आप ये बहुत पश्चिमी संस्कृति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा और हमारे यहाँ भी ये प्रचलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आप किस रूप में देखते हैं? ये समाज के हम लोग कहें ये विकृत रूप है या ये प्रगतिशील रूप है? नहीं सर, अगर ओल्ड एज होम की बात करूँ सर तो अगर ओल्ड एज होम में वैसे लोग हैं जिनके कोई भी बाल बच्चे नहीं है, वैसे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उसके लिए तो मैं कहूँगा कि ये समाज का तरक्की है सर। और अगर उनके बच्चे के होने के बावजूद अगर वो जो ओल्ड एज होम में अगर कोई लोग रह रहा है तो ये इसकी समाज की विकृति। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आज की भौतिकतावादी युग में बच्चे तो कम होते हैं, तो एक ही बेटा मान लो उसका हो और बेटा और बहू दोनों कार्यशील हों, दोनों काम कर रहे हों, क्योंकि आज बहुत सब अपने अपने जो है स्वयं जो बहुत इंडिविजुअलिटी में विश्वास करने लगे हैं, तो वैसी दशा में और पति पत्नी दोनों कार्यरत हैं, वैसी दशा में आप इन दोनों को कर्तव्यहीनता का आरोप लगा के कैसे कर सकते हैं, जबकि दोनों के पास समय का अभाव है, वक्त का अभाव है दोनों के पास। तो वैसी दशा में वो अगर अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में रख देता है तो ये गलत कैसे? सर अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक और पार्टिसिपेशन दोनों मतलब पुरुष और महिलाओं दोनों का बढ़ने के कारण ऐसी समस्याएं सामने आई हैं कि उनके लिए पास समय नहीं रहता है। पर सर जो इकोनॉमिक है, जो पार्टिसिपेशन है वो मुझे लगता है मैक्सिमम 8 से 9 आवर्स का रहता है, और बाकी समय में उनको अपने परिवार और उनके को देना चाहिए। और इसके अलावा सर और अगर अलग फैसिलिटीज आ गई हैं, जैसे कि अभी शहरों में जो मेड सर्विस अवेलेबल रहती है, जो नर्स सर्विस अवेलेबल रहती है, उनके द्वारा भी इनको ये करनी चाहिए उनके जो है। अच्छा, अगर ये गलत है और आप उसका विकल्प मुझे बता रहे हो, तो क्रेच जो सिस्टम है बच्चों का वो भी गलत है। सर मैं सुना नहीं। जो बच्चों के लिए अगर वर्किंग वूमेन है तो अपने बच्चे को क्रेच में रखती है, तो ये क्रेच का सिस्टम भी कहीं से न कहीं गलत है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि जो समाज का बदलता रूप है उसी का एक ये सब हिस्सा है सर। समाज में चूंकि रूप बदल रहे हैं और वहाँ पर वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, नए नए ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, तो उसमें ये भी एक एडप्टिंग सिस्टम है सर कि समाज के बदलते रूप के साथ एक एडप्शन किया गया है कि कैसे हम दोनों कार्य, घर के कार्य और जो इकोनॉमिक कार्य है, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। और मुझे लगता है सर ये एक बदलता रूप का हिस्सा है और ये प्रगतिशील ही है सर। अच्छा, आप मुझे सभ्यता और संस्कृति इन दोनों के बीच में क्या अंतर है स्पष्ट कर सकते हैं? सर मैं कोशिश करता हूँ सर। संस्कृति मुझे लगता है सर एक कल्चर को कहते हैं, जो वे ऑफ लाइफ है, कैसे लोग जीवन जीते हैं, और संस्कृति और सभ्यता जो है वो ट्रेडिशन को कहते हैं सर, जैसे हम जीवन जीते आए हैं पुराने। तो जो ट्रेडिशन है, जो सभ्यता है सर, वो तो स्थिर है सर,
वो जिससे हम इंस्पिरेशन लेके अपने कल्चर को रिफाइन करते हैं। पर कल्चर जो है वो चेंजिंग है सर, वो सभ्यता से भी इंस्पायर रहता है और जो समाज में बदलाव हो रहा है उससे भी इंस्पायर और उसके बाद समाज के अनुसार से बदलता है। तो सभ्यता जो है वो मुझे लगता है इस तरह से, संस्कृति जो है वो समाज में। संस्कृतिकरण किसके कहते हैं? सर संस्कृतिकरण, माफ कीजिएगा सर, क्या आप सेंस्क्रिटाइजेशन के बारे में? मैं इंग्लिश संस्कृताइजेशन सर, जी सर, संस्कृताइजेशन सर एमएन श्रीनिवास के द्वारा दी गई एक कंसेप्ट है जिसमें जो नीची जाति के लोग हैं वो अपर कास्ट के लोगों के कस्टम्स, वैल्यूज और रिचुअल्स इन सब को अपनाते हैं ताकि उन्हें सोशल मोबिलिटी मिल सके। अच्छा, ये आजकल बहुत सोशल शब्द से ही सोशल का लोग जो है ये अनसोशल होता जा रहा है और मॉब लिंचिंग वाली जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है समाज में। ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? मॉब लिंचिंग की घटनाएं का पहला कारण तो सर वो फेक न्यूज है, जिसके थ्रू वेस्टर्न इंटरेस्ट लोग जो है अपने कार्य को सिद्ध करते हैं और लोगों को मतलब गलत राह पे ले जाते हैं। दूसरा चीज है सर लोगों का जो दूसरों के विचार पर डिपेंड करना, अपना खुद का इंडिविजुअलिज्म ना होना, अपना खुद का विचार जो है ना होना और एक कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करना, ये भी एक कारण है सर। और तीसरा सर उसमें मैं पुलिस को भी थोड़ा दोषी मानता हूँ कि उन पर पुलिस पे जो फेथ है वो ना होने के कारण ये लोग जो है अपने हाथों में ये लॉ को ले लेते हैं। तो ये सब इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तो एज ए प्रशासक आप क्या स्टेप उठाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा सर कि जो पुलिस को लेके जो उनमें फेथ नहीं रहा है या फिर कुछ अगर डाउट है तो उसको क्लियर, पुलिस और जो जनता है उनके बीच में समन्वय बैठाऊं, कुछ इन सब चीज पे काम किया जाए। दूसरा चीज मैं चाहूंगा कि सर जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं सोसाइटी उनके बीच में समन्वय हो, कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो रेगुलर एक दूसरे से बातचीत करें और अपने इश्यूज को सॉल्व करें। तीसरा मैं चाहूंगा सर जो फेक न्यूज ऐसे हैं वैसे फेक न्यूज को खत्म करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना के और इनको मॉनिटर करके इस पर ये काम किया जाए। और चौथा सर लोगों को भी अवेयर कराया गया जाए कि जो भी है मान लीजिए अगर आपको कुछ शिकायत है तो पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए और ऐसे फेक न्यूज पर भरोसा तुरंत से नहीं करना चाहिए, फिर उसको जांच करना चाहिए। इन सब चीजों पे समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती चली जा रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है इसका बेसिक कारण तो पैट्रियार्की है और जैसे जैसे समाज में महिलाओं की प्रगति बढ़ रही है तो अगर मैं बात करूं कि डोमेस्टिक स्फीयर हो या पब्लिक स्फीयर हो या अभी साइबर स्फीयर हो, हर जगह उन पर हिंसा बढ़ रही है। और मुझे लगता है इसके लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को सिखाने की जरूरत है सर, कि महिलाओं को उनका स्पेस देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए जैसे सबकी करते हैं। और उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर आप ये प्रवृत्ति बढ़ने की आप अगर आकलन करें तो ये शहरों की अपेक्षा गांव में ये अवमूल्यन ज़्यादा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्या कारण देखते हैं आप? सर गांव में आना जो बात करूं तो वहाँ पर चूंकि अर्बनाइजेशन नहीं है और वहाँ पर अर्बन वैल्यूज जो है जो विमेन के रिस्पेक्ट को लेके है या फिर उनके इकोनॉमिक ये सब काफी कम है सर, जिसके कारण वहाँ जेंडर बेस्ड स्ट्रेटेजिक सिस्टम अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके कारण सर वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार होती है। दूसरा सर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में भी उतनी दृढ़ता नहीं है जितनी शहरों में देखी जाती है। तीसरा सर कास्ट की अगर बात करूँ तो वो भी गाँव में काफी ज्यादा है और कास्ट बेस्ड विमेन से रिलेटेड जो वायलेंस है वो सब भी गाँव में इसलिए ज्यादा दिखी। चौथा सर अगर अशिक्षा की बात करूँ तो गाँव में वो भी। साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये साइबर क्राइम क्या होता है? सर जैसा कि मैंने पहले भी बताया सर कि साइबर स्पेस एक जो हमारा एक दूसरे से जो संपर्क है वो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशल मीडिया और साइबर स्पेस में हो रहा है।
जैसे कि फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो या ऐसे सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। इन सब माध्यम में जो विमेन के साथ या फिर और अदर पीपल के साथ जो क्राइम होते हैं उसको साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे किसी के मोबाइल से वैलेट से पैसे को चोरी कर लेना या फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स। साइबर फिशिंग क्या होता है? सर साइबर फिशिंग जहाँ तक मुझे पता है सर, तो साइबर फिशिंग जब किसी एक साइट किसी वेबसाइट का एक नकली रूप सेम टू सेम दिखने वाला बना के उसके थ्रू किसी आदमी से डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर उनके अकाउंट और इन सब चीज से पैसे उड़ाए जाते हैं, उसको साइबर फिशिंग। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है सर। ट्रैवलिंग। तो अब तक आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? सर मैं अगर स्टेट की बात करूँ सर तो मैंने उड़ीसा में ट्रैवल किया। उससे पहले मैंने बिहार और मैं चूंकि झारखंड हूँ तो ट्रैवल किया। उड़ीसा में आपने क्या क्या देखा वहाँ? सर उड़ीसा में मैंने जैसे भुवनेश्वर में मैं रहा तो वहाँ पे जो लिंगराज टेम्पल है, जो उसके वहाँ पर अशोका का एक स्तूपा है, उन सबों को देखा। उसके अलावा मैंने पुरी में मंदिर, कोणार्क का सन टेम्पल और चिल्का झील, इन सब चीजों को। अब मुझे आप बताइए, लिंगराज टेम्पल जो है वो किस डायनेस्टी के लोग ने बनाया उसे? सर माफ कीजिएगा, मुझे याद है। लिंगराज टेम्पल आपने जो देखा, तो उस लिंगराज टेम्पल का आर्किटेक्चर जो देखा आपने, वो आर्किटेक्चर का स्टाइल क्या था? सर वो नगारा स्टाइल पर बना हुआ है, तो नॉर्थ इंडिया का नागर शैली। जी सर। नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या अंतर है? सर इसमें कुछ अंतर हैं। जैसे कि पहला चीज है सर, जो नागर शैली है उसमें मंदिर जो होते हैं वो एक स्टेज पर बनाए जाते हैं, जो ऊपर होते हैं, उसमें गर्भगृह होता है और उसके चारों तरफ कुछ छोटे छोटे मंदिर होते हैं। जबकि द्रविड़ में देखो सर तो वहां पर एक गोपुरम होता है, एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है, चारों तरफ की बाउंड्री होती है, अंदर में एक वाटर टैंक होता है और द्वारपाल होते हैं। उड़ीसा के गर्भगृह जो आपने देखा, बताया गर्भगृह, मंदिरों का गर्भगृह, ये गर्भगृह को जरा डिफाइन कर सकते हैं, क्यों गर्भगृह कहते हैं? सर मुझे एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है सर, पर मैं अगर अनुमान करना चाहूँ तो आपकी इजाजत। बोलिए। जी सर, चूंकि मुझे लगता है कि भगवान जो है वो गर्भगृह जो है वो मेन चैम्बर को कहा जाता है सर, जहाँ पर मेन जो भगवान है वो रहते हैं, और चूंकि वो वहाँ पर है इसीलिए शायद। विमान किसको कहते हैं? सर जो मंदिरों के ऊपर शिखर होता है उनको विमान कहते हैं। शिखर को लेकर के उल्टा कमल शिखरों पर होता है, इसको लेकर कुछ हिंद इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारे मंदिरों में ये है, तो कहा जाता है कि ये मस्जिदों में भी कुछ हद तक पाया जाता है, तो हिंद इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो क्या आप देखते हैं कि लिंगराज टेम्पल पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? माफ कीजिएगा सर, मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ पे ऐसी कुछ इंडियन इस्लामिक कैरेक्टरिस्टिक का प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनकी विमान जो है वो नागरा शैली से प्रभावित है और वहाँ डोम या ऐसे नहीं। पुरी में आपने कहा कि सन टेम्पल है, तो एक समय पर उसका आयोजन होता है, साल भर में एक बार होता है, वो रथ यात्रा शुरू होती है। किन किन तीन हमारे देवी देवताओं का रथ निकलता है, बता सकते हैं? सर वहाँ पर 3 देवी देवता का रथ निकलता है। एक तो जो जगन्नाथ भगवान वो है, उनके एक जो भाई है बलभद्र और जो बहन है सुभद्रा, इन तीनों का रथ। ये आप बताओ कि आपका ट्रेवलिंग का आपका ये है, तो ट्रेवलिंग का जो आपका उद्देश्य होता है, ये आपके किन उद्देश्यों को लेकर के आप ट्रेवल करते हो? केवल फन के लिए करते हो, या समाज के दर्शन के बारे में जानना चाहते हो,
या मॉन्यूमेंट्स के आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हो, या कंप्लीट कंपोजिट कल्चर के बारे में जानना चाहते हो? जी सर, सर मैं बताना चाहूँगा, मेरे उद्देश्य, पहली उद्देश्य तो होती है सर कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर हर जगह जहाँ घूमने जाता हूँ वहाँ अकेले जाता हूँ, और अगर दूसरे के साथ, दोस्त के साथ जाता हूँ तो इंडिपेंडेंटली वहाँ घूमता हूँ, डिसीजंस लेता हूँ। दूसरा सर बात है कि वहाँ पर जो डाइवर्सिटी हमें मिलती है, जो डिफरेंट लोकल कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है, उनके फूड्स को खाने का मौका मिलता है, उससे मेरे अंदर एक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देने का भावना जगता है। तीसरा सर ये मुझे मोटिवेट करता है। कला की दृष्टि से उड़ीसा भी बहुत समृद्ध है, संगीत का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव है, और नृत्य का भी प्रभाव। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उड़ीसा ने क्या योगदान किया? सर जहाँ तक मैं नृत्य की बात करूँ तो सर वहाँ पर एक क्लासिकल नृत्य है ओडिसी डांस, जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी पुराने हैं, और जिसको क्लासिकल डांस का दर्जा भी दिया गया है, और उसकी इंटरनेशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इंटरनेशनल डांस। ओडिसी का जो नृत्य आप बता रहे, ओडिसी नृत्य, इस ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम, इन दोनों में क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंस क्या है? सर मुझे लगता है जहाँ तक कि इन दोनों में उनके डांस करने की जो शैली है उसमें, और उनके जो डांस करने की पोस्चर है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं सर। जैसे कि माफ कीजिएगा मुझे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों एक बंगाल प्रोविंस के रूप में था, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों में अगर आप पुरुष देवता के रूप में देखें तो कृष्ण की भक्ति का कल्चर दिखाई पड़ता, और अगर नारी की देवता के रूप में देखें तो यहाँ पे आपको जो दुर्गा का कल्ट है वो दिखाई पड़ता। ये क्यों ऐसा दिखाई पड़ता, आप बता सकते हैं? दोनों के बीच में यही दोनों देवताओं की प्रधानता क्यों है? सर मैं थोड़ा सोचना चाहूँगा। हाँ सोचिए, समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो मुझसे मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। सर अगर मैं बात करूं सर, मेरे अनुसार सर जो ये रीजन है वेस्ट बंगाल का, और जो बिहार और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा सबसे पहले एक थे, तो यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट था और उससे पहले जो है वो काफी स्ट्रांग था सर, और नेशनल मूवमेंट के स्ट्रांग होने के कारण जो ऐसे देवता जो बलशाली हो, जो थोड़े बल दिखाते, जिनसे बल का इंस्पिरेशन मिले, उनको ज्यादा मान लिया गया होगा सर, और मुझे लगता है। चलिए पेपर पढ़ते हैं। जी सर। आज का पेपर पढ़ा आपने? जी सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर मैं हिंदुस्तान पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान के मुख्य संपादक कौन है? मुझे अच्छा, कोई बात नहीं। आज के हिंदुस्तान में मुख्य 3 खबरें क्या छपी हैं? मैं 1 मिनट सर पहला न्यूज तो ये था जिस पर वो जो हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर साहब, उनके निश्चय संवाद पर था कि आज वो निश्चय संवाद की जगह लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनको अभी। दूसरा जो न्यूज मैंने पढ़ा सर, वो जी सर, दूसरा जो न्यूज पढ़ा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था कि एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट एरियाज हैं, जो कुछ जगह हैं, जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है जिनमें स्पेशल क्रॉपिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, जैसे कुछ एरियाज में मिर्च की खेती या स्पेशल किसी क्रॉप को प्रमोट किया जाएगा। और अगर तीसरी न्यूज की बात करूं सर, तो सर मैं अभी 2 ही रीड कलेक्ट। अच्छा, आज के हिंदुस्तान में ही खबर है
कि जी सर। जो खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है उस पर बिहार सरकार ने इम्फेसिस दिया है कि उस पर काम करेंगे। वो किन क्षेत्रों में काम करने की बात कर रहे हैं? सर खाद्य प्रसंस्करण में अगर बात करूँ सर, तो जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उन पर उसके वैल्यू बढ़ाने के लिए बात की गई थी, जिसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने वो न्यूज़ नहीं पढ़ी शायद मैं देखिए, मधुमक्खी पालन पर उन्होंने जोर दिया और जी सर, मधुमक्खी कोऑपरेटिव की सहकारिता के परियोजनाओं से उसमें जोड़ा गया। तो ये सहकारिता कोई क्षेत्र में ही ये आएगा और ये मधुमक्खी पालन पर विशेष प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, अभी चल रही है, उसका प्रसार करना है। तो ये महत्वपूर्ण था इस क्षेत्र में भी, आप इसका उल्लिखित कर सकते थे। अच्छा ये बताइए कि अभी प्रशासन को और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना बनाई है। कौन सी योजना? माफ कीजिएगा सर, अभी मुझे मैं रिकलेक्ट नहीं। कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की पद्धति बिहार सरकार ने बहुत अपनाई है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है? सर जीरो टॉलरेंस की नीति से मैं समझता हूँ कि चाहे वो पैसे का हो या गिफ्ट का हो, इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भ्रष्टाचार में पाई जाएंगे तो उनको तुरंत से सस्पेंड किया, उनको जांच करेंगे। बिहार में चुनाव होने जा रहा और चुनाव के समय जाति और धर्म की प्रमुखता ये पूरे भारत की राजनीति का एक हिस्सा बन चुका। और हमारे यहाँ तो जाति और अपराध ये बहुत प्रमुखता के साथ ये माना जाता। अपराध का गठजोड़ जो है राजनीति के साथ ये भी माना जाता। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? सर इलेक्शंस में जाति और धर्म का हिस्सेदारी जो है वो मुझे सही नहीं लगती है सर। उसको कम करने की आवश्यकता है। और इसको अगर कम करने की बात करें सर, तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा, अभी के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको एक विमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स की तरफ ले जाने की कोशिश की। विमेन रिलेटेड इश्यूज को बढ़ाकर उनके पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स को बढ़ा के जाति से विमेन सेंट्रिक जेंडर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उनके हाल के गाइडलाइंस की बात, उसमें कहा गया है कि जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको कम करने की जरूरत है। उसके लिए डिफरेंट गाइडलाइंस दी गई। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी इसमें काफी जोर शोर से काम करने की जरूरत है, ताकि कास्ट बेस्ड जो रैलीज होती हैं और इन सब चीज पर बैन लगाया जाए। जो भी इनका उपयोग करे उनको चार के साथ में उनको बैन किया जाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, सेक्युलरिज्म की बात है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जातिवाद जो है वो अनपढ़ लोग ज्यादा करते हैं या पढ़े लिखे लोग? नहीं सर, मुझे लगता है कि जातिवाद हर कोई करता है। इसमें अनपढ़ और पढ़े लिखे से उतना फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनमें थोड़ी जो समझ होती है, जो एजुकेटेड होते हैं, तो उनमें जातिवाद अनपढ़ों से कम देखा जाता है सर। और अनपढ़ चूंकि उनको समझ नहीं होती है तो इसमें संलिप्त हो जाता है। अगर ऐसा है तो पटना के कंस्टिट्यूएंसी में, जो पटना का जो बांकीपुर का क्षेत्र है, इस कंस्टिट्यूएंसी में चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो जो अपने को बहुत प्रगतिशील भी कहता है, वो किसी जाति विशेष के कैंडिडेट को ही क्यों खड़ा करता है? सर मुझे जहाँ तक लगता है सर कि हम जो पढ़ा लिखा समाज की बात करते हैं या जो लिटरेसी मैप करते हैं, वो सिर्फ उनके सब्जेक्ट के ज्ञान से करते हैं सर। उन्हें लिखना पढ़ना आता है, पर जो ओवरऑल एजुकेशन की बात है उससे नहीं करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं सर वो लिटरेट तो हैं, पर वो एजुकेटेड नहीं है। वो जो एथिकल वैल्यूज हैं उनको नहीं समझते, तो इसीलिए वो जाति क्या मैं आपको मानूं कि आप
जाति और धर्म के ऊपर से आपकी सोच जो है उससे ऊपर उठकर है। जी सर, जी सर, मैं ऐसा एक प्रशासक को क्या होना चाहिए? सॉरी सर, एक प्रशासक को क्या होना चाहिए? एक प्रशासक को, हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन को कौन सा व्यू होना चाहिए? जी सर, एक प्रशासक को हमेशा वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए सर, उसे इम्पार्शियलिटी के साथ डिसीजन लेना चाहिए और ऑब्जेक्टिवली हर चीजों को डिसाइड करना चाहिए। उसे अपने धर्म और अपने जात की सब चीजों को दूर रखना चाहिए और जो पब्लिक लाइफ है उसमें एक प्रशासक को सिर्फ एक प्रशासक के रूप में काम करना चाहिए। बिहार के वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 2-3 दिन पहले घोषणा की कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अगर मारे जाएंगे तो उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरियां भी मिलेंगी, ठीक है, उनको और उनको धनराशि भी मिलेगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक सामाजिक दिशा के रूप में कार्य है या राजनीतिक कार्य है? सर, मैं इसे सामाजिक दिशा का कार्य देखता हूँ सर, कि जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी पार्टी की गोल है इसकी डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। तो ये जो सोशल जस्टिस है सर, उसको प्रमोट करने के लिए एक दिया गया स्टेप है सर, कि उनके साथ जातिवाद करके उनके साथ हिंसा की जाती है और उनको ये मर्डर किया जाता है। तो इसीलिए के रूप में उनको कंपनसेट करने के लिए नौकरी दी जाएगी ताकि ये चीजों की कमी आ जाए, कमी आएगी। एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों में से आप बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? सर, समान दोनों जो मुख्यमंत्री है वो उन्होंने अपने कार्यकाल में समाज के लिए अच्छा काम किया है सर। दोनों ने जो पिछड़े जाति हैं उनको सोशल आइडेंटिटी और एक वॉइस प्रदान किया है सर, और समाज में ये समन्वय, विभिन्न जातियों के बीच में समन्वय लाने की कोशिश की। साथ ही साथ रिलीजन की बात करूँ सर, तो उनमें भी हिंदू मुस्लिम एकता की दोनों ने बात की सर। तो इसीलिए चूंकि दोनों जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कार्यकाल बिल्कुल भी डिफरेंट था, तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर करना काफी मुश्किल है। अच्छा, अब एक और हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी जुड़ गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी कुछ पूछें। गुंजन जी, आप मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी पूछ सकते हैं। मेरा ये सवाल है आपके कि आप पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जीएसटी जो है उसमें इतना कम क्यों हुआ है, इतना टैक्स कलेक्शन कम क्यों हुआ है, क्या रीजन क्या है? जी सर, जब ये जीएसटी जो लाया गया था सर, तभी ये अनुमान लगाया गया था कि शुरुआत के 3-4 साल में इसकी कलेक्शन कम हो, क्योंकि टैक्सेस को कम कर दिया गया सर, और जो उसका गोल था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी के टैक्स के अंदर लाना है। टैक्सेस को कम करना है पर लोगों को अंदर लाना है। तो ये जो लोगों को अंदर लाने का है, इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो काफी स्लो जा रही थी, जिसके कारण इस टैक्सेस में काफी कम कौन से टैक्सेस समाप्त किए गए सर? मुझे है जहाँ तक कि जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि अगर स्टेट की बात करूँ तो सेल टैक्स, मतलब वैट था, इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट टैक्स था, ये सर्विस टैक्स था, ये सब चीजों को समाप्त करके जीएसटी के अंदर लाया। और सेंटर की बात करूँ तो वहाँ एक्साइज टैक्स था। टोटल कितने टैक्सेस समाप्त हुए या सब्ज्यूम्ड हुए इसमें? सर माफ कीजिए, मुझे एग्जैक्ट जाना है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि हर थाली में तरकारी, ये बिहार सरकार का एक कंसेप्ट है, क्या है ये? सॉरी सर, मैं सुना नहीं, एक बार क्या है? हर थाली में तरकारी, तो ये बिहार सरकार का नया स्कीम में हुआ है, क्या है ये, क्या है? सर, बिहार सरकार ने 2017 में एग्रीकल्चर रोड मैप 3 को लाया था, जो 5 साल के लिए, और इसमें एक गोल है कि बिहार के हर एक थाली में एक ना एक डिश जो है वो बिहारी होना चाहिए, जिसके लिए एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है
और एग्रीकल्चर इतना मतलब एग्रीकल्चर की बिहार की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए इतनी ज्यादा प्रमोट करनी है कि हर जगह पर बिहार के व्यंजन जो है पहुंच सके, हर थाली में व्यंजन पहुंच सके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ग्रुप, कम्युनिटी और एसोसिएशन, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है? सर मुझे जहां तक लगता है कि ग्रुप जो है वो एक छोटा सा समूह होता है जो किसी कार्य के लिए मतलब बनता है। जो एसोसिएशन है वो उससे थोड़ा सा बड़ा समूह होता है जिसके लिए कुछ गोल्स होते हैं, जिसके गोल से ही रिलेटेड लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। और कम्युनिटी जो है उससे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसमें लोगों के जो पार्टिसिपेंट के साइज है उसके अनुसार से सबसे बड़ा कौन? सर सबसे बड़ा जो है वो कम्युनिटी है। सर कम्युनिटी है, मुझे जनता करता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कास्ट और क्लास में क्या अंतर है? सर कास्ट जो है दोनों जो है सबसे पहले वो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। सर एक में जो कास्ट है जो कि हमारे जात हमारे और पैदा लेने के साथ जो अपनी जाति दी जाती है उसके अनुसार से लोगों को स्ट्रेटिफाई किया जाता है एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट। और दूसरा क्लास है जो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे होता है, मतलब कि हम कितना प्रोड्यूस करते हैं उसके अनुसार से ये होता है। और जो कास्ट है वो मुझे लगता है कि वही इनबॉर्न होता है और क्लास जो होता है वो इनबॉर्न नहीं होता। दूसरी बात करूंगा सर, तो कास्ट जो है वो एक क्लोज सिस्टम है जिसमें मोबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। और क्लास जो है वो थोड़ा ओपन सिस्टम है कास्ट, जिसमें लोग कमाई के जरिए जो है इनकम के जरिए अपनी सोशल मोबिलिटी कर सकते हैं। अच्छा, एमएन श्रीनिवास में ने किस किस ट्राइब के अंदर में और किस किस कास्ट के अंदर में रिसर्च उन्होंने किया था और क्या फाइंडिंग उन्होंने निकाली? एग्जैक्ट तो मुझे कास्ट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन शायद सर उन्होंने वोकली का जो कास्ट थे वहाँ के जो डोमिनेंट कास्ट थे उनके बारे में रिसर्च किया था। और उनकी फाइंडिंग में कुछ कंसेप्ट्स उन्होंने दिया, जैसे एक संस्कृताइजेशन, दूसरा वेस्टर्नाइजेशन, तीसरा वहाँ के जो डोमिनेंट कास्ट है उनके बारे में बताया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बिहार में कौन कौन से ट्राइब पाए जाते हैं और क्या परसेंटेज है? सर बिहार में ट्राइब्स की काफी कम परसेंटेज है, जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ पे 2% से भी कम ट्राइब्स पाए जाते हैं। और मुख्यतः शायद सर 4 ट्राइब पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थारू ट्राइब का है। इसके अलावा सर और ट्राइब के नाम मुझे याद है। कहाँ पाए जाते हैं ये? डिस्ट्रिक्ट का नाम आप बताएं। थारू ट्राइब सर क्या सर ये ऊपर के तराई एरियाज में पाए जाते हैं, मुख्यतः जो चंपारण एरिया से वहां पर। इनके लिए बिहार सरकार की कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं? बिहार सरकार के लिए किन के लिए सर आप ट्राइबल के लिए कौन सी योजनाएं हैं स्पेसिफिक? जी सर, ट्राइबल के लिए अगर योजनाओं में बात करें तो पहला चीज तो ट्राइबल के लिए जो स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा सर जो जैसे मान लीजिए प्रशासक बनना है उसके लिए जो लोग हैं अगर पीटी क्वालिफाई करते हैं उनको उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। स्पेसिफिक सॉरी सर, स्पेसिफिक आप मुझे कोई नाम बताएं स्कीम्स का। स्पेसिफिक नाम तो अभी मुझे नहीं बता सकते, लेकिन एक स्कीम है जो प्रशासक प्रोत्साहन योजना जो है इसके थ्रू पीटी क्वालिफाई करने के बाद पैसे। ठीक है, आप मुझे जरा ये बताएं कि डेविड मेंडलवन ने क्या दिया था कंसेप्ट और क्या उनका है कंट्रीब्यूशन? सर माफ कीजिएगा, मैं उनका का नाम नहीं सुन पाया। डेविड मेंडलवन। सॉरी सर, मुझे इसका। अच्छा, आप मुझे ये बताएं साइको डायनामिक्स ऑफ कल्चर क्या है ये? सॉरी सर, मुझे इसका। कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है? सर मुझे जहाँ तक लगता है सिविलाइजेशन जो है वो एक हमारा हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग है जिसके थ्रू जो हमारा कल्चर जो है वो डिफाइन होता है।
तो कल्चर जो है वो सिविलाइजेशन के थ्रू डिफाइन हुआ है और जो प्रेजेंट के चेंजेस है उसके थ्रू भी डिफाइन। कल्चर अब जो हम वे ऑफ लाइफ है जैसे हम जीते हैं उन पर इम्पैक्ट जो है सिविलाइजेशन का भी पड़ता है एज वेल एज मॉडर्न वैल्यूज का भी। कास्ट सोसाइटी और पीजेंट सोसाइटी में क्या अंतर है? कास्ट सोसाइटी सर जहाँ तक बात करूँ तो ऐसी सोसाइटीज जिसमें कास्ट रिलेटेड कास्ट काफी इम्पोर्टेंट होती है और सारी एक्टिविटीज कास्ट के बेसिस पे। और पीजेंट सोसाइटी सर जो फार्मिंग कम्युनिटी है फार्म से रिलेटेड जो सोसाइटी है वो है। लेकिन इंडिया में अगर बात करूँ सर तो ऐसा बहुत सारे थिंकर ने कहा है कि जो हमारे यहाँ इनका मिश्रण है जो लोअर कास्ट है वो ज्यादातर पीजेंट्स हैं और इसलिए क्या कहते हैं कि कास्ट और पीजेंट के बीच में वेद में कास्ट सिस्टम का कहाँ वर्णन है? सर वेद में जहाँ तक मेरा अनुमान है सर वेद में कास्ट सिस्टम का वर्णन नहीं है। इसमें वर्ण का ऑक्यूपेशनल बेसिस पे डिफरेंट वर्ण को जो ये वर्णास को बांटा गया था उसके बारे में सर। वर्ण और कास्ट सिस्टम में क्या अंतर है? सर वर्ण जो है एक बहुत ही बड़ी ये है और जो जाति है या कास्ट सिस्टम है वो एक छोटी है जो कि लोकल विलेजेस के बेसिस पे होता है जो कास्ट होता है और वो लोकलाइज होता है वो चेंज होता है। और वर्ण एक बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे कास्ट है मुख्यतः 4 वर्ण इसके बारे में कहा कास्ट जो है बहुत सारे। नेग्रिटो ट्राइब क्या है और कहाँ पे पाए जाते हैं उसका कुछ एग्जांपल आप मुझे बताएं। नेग्रिटो टाइप जो है वो एक रेशियल ये है जिनके कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। मुझे लगता है सर कि अफ्रीकन एरियाज जो है वहाँ पे जो ट्राइब्स पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? इंडिया में कहाँ पाया जाता है? इंडिया में मुझे अभी जानकारी है। अच्छा ठीक है। अब अपने मैं लास्ट सवाल पूछता हूँ बिहार के संदर्भ में कि आप मुझे ये बताएं कि बिहार में 3 प्रॉब्लम आप मुझे बताएं। सर पहली चीज तो सर जो बिहार में डिजास्टर जैसे कि फ्लड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके लिए जो इम्बैंकमेंट फ्लड सर फ्लड। अच्छा मुंबई फ्लड और बिहार फ्लड में क्या डिफरेंस है? सर मुंबई फ्लड की बात करूँ तो वो अर्बन फ्लड है सर। जो अर्बन एरियाज में मिसमैनेजमेंट मतलब रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके मिसमैनेजमेंट होता है और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं किया जाता है उसके कारण आते हैं मेनली वो अर्बन फ्लड। और जो बिहार का जो फ्लड आता है वो जो है वो रूरल फ्लड कह सकते हैं जो कि नदियों के कारण जो कोर्स रिवर के कोर्स चेंज करने के कारण और सिल्टेशन के कारण इन सब वजहों से हिमालयन नदी रिवर होने के कारण इन सब वजह से ये अर्बन फ्लड नहीं है ये नॉर्मल। नेशनल वाटरवेज क्या है और कितने हैं उसमें? सर नेशनल वाटरवेज जो है वो जो नदियों के द्वारा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलप किया जा रहा है उसको नेशनल वाटरवे कहते हैं। और मुख्यतः ऐसे तो वाटरवेज 100 से ज्यादा है सर। नेशनल वाटरवेज शायद 6 हैं सर जिसमें ये पहला जो नेशनल वाटरवे है वो गंगा नदी के ऊपर और पटना बिहार के पटना की होते हैं। कहाँ से कहाँ जाती है? सर वो हल्दिया से होते हुए प्रयागराज करते हैं। कहाँ को जाके मिल जाती है ये लास्ट? जहाँ पे मुझे लगता है वो प्रयागराज में। अच्छा आप मुझे बताएं कि बिहार में खरीफ फसलें कौन है, रबी फसलें कौन है और जायद फसलें कौन है और क्या तीनों में क्या डिफरेंस है? खरीफ फसलें जो है सर वो मेनली हमारे यहाँ पैडी जो राइस है उसको उगाया जाता है धान की खेती। रबी में गेहूं और बाजरे ये की खेती की जाती है और जो मक्के तो बाजरा के बारे में मुझे अच्छा गेहूं उगाया सर अब समय समाप्त हो गया। इसमें ये जो फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कुकुम्बर ये सब होते हैं वो सब उगाए जाते हैं सर। और इसमें डिफरेंस टाइम के अनुसार से कि जैसे खरीफ फसल है जो गर्मी के सीजन में जो बरसात होती है मानसून दिन होती है उसमें उगाई जाती है। जो रबी फसलें हैं वो जो विंटर के सीजन में उगाई जाती है और जायद फसलें जो है इन दोनों के बीच।
ठीक है, समय समाप्त हो गया। विपिन जी, साक्षात्कार मैं समाप्त करता हूँ।